राज्य के लिए एक सीएम का पूजन, तप, अर्चन, हवन सब कुछ है। वो स्टोरी जिसमें एक भगवाधारी मुख्यमंत्री अपने राज्य की खुशहाली के लिए धर्म पथ के रास्ते कर्म पथ पर अग्रसर है। ये वो स्टोरी है जिसमें है राज धर्म का मर्म, जिसमें अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान किसी का बंधन नहीं, बल्कि सभी जाति और सभी पंथों की खुशहाली की कामना है। योगी की ये वो स्टोरी है जिसमें राष्ट्र सबसे पहले है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यूपी के सभी 24 करोड़ लोगों की सलामती की प्रार्थना इसमें शामिल है। हम गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे, इस विश्वास के साथ। रविवार को मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 9 नए मंदिरों में देव विग्रहों के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की, तो यूपी में रामराज के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। हम बार बार स्टोरी शब्द का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक तरफ योगी यूपी में शांति और विकास की स्टोरी लिखने में व्यस्त हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी लगातार सामने आ रहे हैं जो यूपी में केरला स्टोरी जैसे स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी ने साफ कर दिया है कि जो यूपी में केरला स्टोरी की कहानी लिखेगा, योगी उसकी ही स्टोरी बना देंगे। इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बीते 24 से 48 घंटों के बीच लखनऊ में एक हिंदू लड़की से लव जिहाद की कोशिश नाकाम कर दी गई। वहीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गजवाए हिंद बनाने का पीएफआई का प्लान डिकोड कर दिया गया। सबसे पहले बात लखनऊ की कर लेते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको 4 लोग नजर आएंगे। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि लड़की को अगवा करने के बाद ये उसका सौदा करने असम ले जा रहे थे। लखनऊ में पुलिस के एक्शन में आने के बाद लव जिहाद की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। रहीमाबाद इलाके की रहने वाली लड़की को बचाने के लिए पुलिस ने लगातार 5 घंटे ऑपरेशन चलाया और इसके बाद लड़की को बरौनी से असम जाने वाली ट्रेन से हरौनी स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया। योगी की पुलिस इस मामले को लेकर किस तरह एक्शन में आई, उसे इस बात से आसानी से समझ सकते हैं कि एक हिंदू लड़की को बचाने के लिए 125 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई थी। पुलिस इस मामले में धर्मांतरण एंगल से भी जांच कर रही है। इन आरोपियों में से एक का नाम आमिर है। खबरों के मुताबिक आमिर ने पूछताछ में बताया कि उसने हिंदू बनकर पहले लड़की से संबंध बनाए, फिर लगातार धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। आरोपी ने यह भी कबूला है कि अपने पिता जावेद के साथ मिलकर वो लड़कियों को बेचने का कारोबार पिछले कई दिनों से कर रहा था। हिंदू लड़की को जब इनकी मंशा के बारे में पता लगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शायद अगवा हो भी जाती अगर 112 नंबर पर कॉल करके अपराध की खबर पुलिस को ना देती। एक सूचना मिली कि एक लड़की का फोन आया है जो ये बता रही है कि वो खतरे में है और उसे कुछ लोग अगवा करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मैंने पश्चिमी जोन के थानों को सारे को सक्रिय किया, अपने एडिशनल एसपी, एसीपी सबको लगा दिया और उसका लोकेशन ट्रेस किया गया जो नंबर से फ़ोन आया था। यहाँ जब घेराबंदी की गई तो ये ट्रेन से बैठ करके और भागने लगे, मुंबई वाली ट्रेन से। तत्काल जो है थाना बंथरा और जीआरपी को संपर्क किया गया और हरौनी के पास उनको जो है बरामद कर लिया गया लड़की को, और जो लड़का था और उसके साथ जो लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। यूपी में ठीक वही कोशिश की गई जिसे फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया है, लेकिन लव जिहाद पर योगी की सख्ती के कारण आरोपियों की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। सवाल यही है कि द केरल स्टोरी पर सवाल उठाने वाले क्या लखनऊ में लव जिहाद जैसी कोशिश पर कुछ बोलेंगे?
बहरहाल इस पर कोई कुछ बोले या न बोले, मगर बागेश्वर धाम सरकार वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर कहा है कि द केरला स्टोरी फिल्म में वही दिखाया गया है जो हुआ है। हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती हैं। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा है, जो हो रहा। तीसरी बात, हम सब हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उस मूवी में जो जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। तो इस फिल्म से समझ जाना चाहिए, अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। लखनऊ वाली घटना के बाद कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि योगी राज की राजधानी में इतना सब हो गया, लेकिन इसे दूसरी नजरिए से देखें तो योगी की पुलिस ने इतनी तेजी से एक्शन दिखाया कि यूपी में द केरला स्टोरी बनते बनते रह गई, क्योंकि योगी का आदेश सख्त है। निमिषा को फातिमा बनाओगे तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। योगी जो कहते हैं वो उनके काम में नजर आता है। योगी का एजेंडा क्लियर है, नियत साफ है और एक्शन जबरदस्त। इसलिए तो लोगों को ये भरोसा है कि यूपी में जो केरला स्टोरी वाली कहानी लिखेगा, योगी उसकी ही स्टोरी बना देंगे। योगी ने यूपी को एक और बड़ी साजिश से कैसे बचाया, अब दूसरी कहानी भी जान लीजिए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र काशी। मोदी की यही काशी पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों के निशाने पर थी। वाराणसी में पीएफआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको याद होगा, इसी महीने 7 मई को यूपी एटीएस ने वाराणसी समेत यूपी के कई इलाकों में पीएफआई के ठिकानों पर बड़ी रेड की थी। इस रेड के बाद हुई पूछताछ में अब बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुनिए। पीएफआई के मेंबर परवेज और रईस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों पुलिस के रिमांड पर हैं और रिमांड में इन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि एनआईए और एटीएस की रेड के बावजूद भी लगातार पीएफआई की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी। एक बड़ी मीटिंग कर्नाटका में हुई जहां पर परवेज और रईस दोनों शामिल हुए। वहां पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसे क्षेत्र को चुने जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री से सीधा संबंध रखता हो। वहां पर बेस कैंप बनाया जाए, वहां पे ऐसे युवाओं को चुनकर लाया जाए जो गजवाए हिंद को जमीन पर उतारने के लिए इच्छुक हो, यानी कि वो जो पीएफआई का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सके। हालांकि इससे पहले कि ये सब कुछ जमीन पर उतर पाता, एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को पीएफआई में नदीम ने शामिल किया था। नदीम पीएफआई का कोषाध्यक्ष है और फिलहाल जेल में है। अब एटीएस चाहती है कि वो जेल में जाकर नदीम से पूछताछ करे ताकि गजवाए हिंद की जो साजिश है उसको बेनकाब किया जा सके। आखिर कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए रणनीति बना जा रही थी, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, इसको जानने के लिए एटीएस तैयारी कर रही है और कि वो नदीम को या तो रिमांड पर ले या फिर जेल में जाकर उससे पूछताछ कर इसका खुलासा कर सके। सवाल यही है कि क्या देश भर में बैन किया जा चुका संगठन पीएफआई अब भी देश के खिलाफ साजिश रचने में लगा है? वाराणसी से आई रिपोर्ट ने तो कम से कम यही साफ किया है। लगातार पीएफआई के ऊपर एनआईए, एटीएस जो अलग अलग स्टेट्स की हैं सबके छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि संस्था ऐसा नहीं होता है कि आपने उस पर प्रतिबंध लगाया या उसके अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध लगते ही सब खत्म हो गया। उनका प्रयास है कि
केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहाँ दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि उनका नाम हो, उनको एक मिले कि हाँ साहब पीएफआई अभी भी बेहद सक्रिय है और पीएफआई का बड़ा बोलबाला है, तो सतर्क रहना होगा। एटीएस ने पीएफआई के जिन दो लोगों परवेज और रईस को गिरफ्तार किया था, उन्होंने कबूल किया है कि वो दोनों ही कर्नाटक में पीएफआई की एक बेहद सीक्रेट मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में देश में गजवाए हिंद को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान बनाया गया था। साजिश को धरातल पर उतारने के लिए ही वाराणसी सीक्रेट दफ्तर भी खोला गया था। जांच में पता चला है कि बैन संगठन पीएफआई की वाराणसी को केंद्र बनाने की साजिश थी। इतना ही नहीं, एटीएस की रेड से पहले वाराणसी में पीएफआई की कई बैठकें भी की जा चुकी थी। पीएफआई का प्लान यही था कि योगी और मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर कोई साजिश कामयाब होगी तो पीएफआई लोगों की नजर में चढ़ जाएगा। परवेज और रईस ने वाराणसी में जो दफ्तर खोला था, वहां रेगुलर मीटिंग्स होती थी। वहां उन मुस्लिम युवकों को बुलाया जाता था जिन्हें गजवाए हिंद के लिए चुना गया था। हालांकि इससे पहले कि अधिक संख्या में युवाओं को पीएफआई से जोड़ा जाता, यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी से यह मिशन फेल हो गया। अभी भी ये कृष्ण उनके सिलेबस के तौर पर जो मॉड्यूल मौजूद होंगे? क्यों नहीं मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं। सब कहाँ चले जाएंगे? वो एकदम से कोई समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। लाखों की संख्या में हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ इस नाम पर कि साहब मुस्लिमों का जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। तो संपर्क में रहते हैं वो, और एजेंसीज को अपना काम करना होगा। योगी दूर की सोचते हैं और करते हैं। अगर पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो इसके पीछे भी एक तरह से योगी ही है, क्योंकि योगी ने ही आज से करीब 3 साल पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सबसे पहले सवाल उठाए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2020 में ही पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। सीएए एनआरसी आंदोलन में संगठन की भूमिका सामने आने के बाद योगी ने बैन की बात कही थी। तब योगी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजा गया था, क्योंकि सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका सामने आई थी। माफिया राज हो या लव जिहाद, दंगा हो या पीएफआई जैसे संगठनों का हिंसा की कोई साजिश, योगी ने वक्त रहते हर चीज का सिर्फ सही आकलन ही नहीं किया है, बल्कि वोट बैंक की चिंता न करते हुए हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सख्त से सख्त फैसले लेने में भी परहेज नहीं किया है। योगी का मंत्र ही है कि किसी का तुष्टीकरण नहीं, सबका सशक्तिकरण, और योगी के इसी मंत्र का असर यूपी में नजर भी आ रहा है। योगी आज अजेय हैं, उनकी गिनती सबसे कामयाब मुख्यमंत्रियों में है। तभी तो योगी कब क्या कर रहे हैं, इस पर सिर्फ यूपी की नहीं पूरे देश की नजर होती है। लखनऊ से मनीष यादव और वाराणसी से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।